बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने लास्ट वीक काफ़ी वेट भी किया वीडियोस का और मुझे काफ़ी मैसेजेस भी आए कि सर आप जो है वो वीडियोस नहीं डाल रहे, उसकी क्या वजह है। तो उसकी मेन रीज़न यही थी क्योंकि मार्केट में एक अनस्टेबिलिटी आई हुई है, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो। तो इसके रिगार्डिंग मैंने जो है वो थोड़ी देर के लिए बेहतर ये समझा कि वीडियोस जो है वो ना डाली जाएं। ऑफ कोर्स मुझे इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि अगर आप लोगों को प्रॉफिट नहीं हो पा रहा मेरी वजह से, तो एटलीस्ट लॉस भी नहीं हो। मार्केट की अगर हालात की बात की जाए तो मार्केट के हालात इस टाइम काफ़ी डिस्टर्ब हैं और मार्केट चाहे वो फॉरेक्स की हो चाहे वो क्रिप्टो की हो। और अभी मैं इस वीडियो में कुछ क्रिप्टो के वाले से भी मेरे पास कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, उनके जवाब भी देता चलूंगा। और इस वीडियो में जो हम एनालिसिस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं गोल्ड के, यूरो यूएसडी के और जीबीपी यूएसडी के, क्योंकि ये तीनों एक ही डायरेक्शन में जो है वो निकली जा रहे हैं और कंसिस्टेंटली जो है वो एक ही वे में चलते जा रहे हैं। और एक जस्ट हमें जो है वो सीपीआई डाटा जो है वो देखने को मिला लोअर देन एक्सपेक्टेड, और उसके बाद क्या मार्केट जो है वो शूट अप कर गई, डॉलर एक्सट्रीमली वीक हो गया और उसके बाद मार्केट जो है वो अपने टारगेट्स, अपने टेस्ट जो है वो डाउन साइड के खास तौर पे वो बहुत तेजी के साथ पेंडिंग से पेंडिंग करती चली जा रही है। अब देखते हैं हमारे पास अपकमिंग वीक के लिए क्या स्ट्रक्चर है। अगर आप बहुत ही बिगिनर लेवल के ट्रेडर हैं तो मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि आप लोग ये टाइम जो है वो डेमो प्रैक्टिस करने वाला टाइम है आप लोगों के लिए। अभी आप लोग जो है वो ऐसी मार्केट में ना बैठें जिसमें एक जो है वो एक हंगामी सूरत हाल बनी हुई है, एक तूफानी सूरत हाल बनी हुई है। जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी कहता आ रहा हूँ कि रिसेशन जो है वो रिमेन एक्टिव है और ये कहीं ना कहीं उसके नताइज भी हैं। लेकिन गोल्ड में हमें जो है वो एकदम ऐसी मूवमेंट क्यों देखने को मिली, क्योंकि सब पेयर जो है वो फॉल खा रहे थे सीपीआई डाटा से पहले, लेकिन गोल्ड ऐसा वाइट सिंबल है जो फॉल नहीं ले रहा था। तो इसकी क्या वजह है ये भी मैं अभी आप लोगों को वीडियो में चल के आगे बताता हूँ। सो पॉइंट इज, सबसे पहले तो हम इसकी कुछ टेक्निकल स्टडी ले लेते हैं, गोल्ड हमें क्या कहना चाह रहा है। गोल्ड की अगर हम वीकली टाइम फ्रेम को देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा जो बियरिश चैनल चलता रहा था उसका ब्रेकआउट हो गया, बट उसका रीटेस्ट नहीं हुआ। वीकली टाइम फ्रेम पे हम जो है वो रिमेन इसको एक्टिव रखेंगे, डाउन साइड एज ए टारगेट जो है वो हमारे पास रिमेन रहेगा। अगर हम D1 के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो D1 के टाइम फ्रेम पे भी हमारे पास जो है कुछ बहुत ही, आप यूं समझ लें कि एक पैनिक मूवमेंट जो है वो चलती आ रही है और कंसिस्टेंटली चलती जा रही है। तो पॉइंट इस कि हमारे पास जो अपकमिंग टारगेट्स हैं वो क्या बनेंगे, हम उस पर थोड़ी सी जो है वो चर्चा कर लेते हैं। कुछ मैं यहाँ पे लेवल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, इनको भी अपने जेहन में रख लें। और एज वेल एज आप लोगों को मेरी एडवाइस है कि ऐसी कोई भी बेवकूफ़ी ना करिएगा इस टाइम, खास तौर पे गोल्ड में विदाउट एसएल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप लोग जो है वो लेट सपोज एक मिसाल दे रहा हूँ कि यहाँ से बाय में बैठ जाएं और यहाँ से बाय में बैठ जाएं और मार्केट जो है वो अप साइड पे जाते हैं तो एकदम डाउन साइड पे आ जाए। ऐसे भी बहुत ज्यादा आसार हैं, तो आप लोगों ने बचना है। एज वेल एज अगर मैं इलेक्शन की बात करूँ जिनका रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया था, तो अभी अभी जो है वो एक खबर देखने को मिली है कि डेमोक्रेट्स रिटेन कंट्रोल ऑफ सेनेट आफ्टर क्रूशियल विक्ट्री इन नेवाडा। सो डेमोक्रेट्स ने जो सेनेट का कंट्रोल है वो संभाल लिया। और आप लोगों को मैंने बार बार मैसेजेस में बताया भी था कि जो इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं उन्हें डिले किया गया है, कुछ स्टेट्स में इनके री इलेक्ट होंगे। तो आप लोग इस चीज़ को, तो मेरा नहीं ख्याल आप लोगों को ये चीज़ें समझाने की जरूरत है कि जब किसी भी मुल्क के इलेक्शंस को डिले किया जाता है तो बैक एंड क्या गेम चल रही होती है। तो यहाँ भी आप लोग कह सकते हैं कि एटलीस्ट उससे मिलती जुलती गेम ही है। ऑफ कोर्स कानून साजी का मामला था, पहले 2 साल उन्होंने किया तो उनकी पूरी कोशिश होगी कि दूसरे 2 साल भी हम ही करें, वट एवर वो किसी भी टर्म पे करें। एक इम्पैक्ट ये भी हो सकता है जो एकदम जो है वो डॉलर वीक हो गया। एनीवे देखते हैं अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो क्या बन रहा है। अगर हम बात करें कुछ गोल्ड के लेवल्स की, तो गोल्ड इस टाइम बहुत ही क्रूशियल लेवल पे जो है वो रिमेन आ चुका हुआ है, 1780, 1680 और समथिंग लाइक दैट। इस तरह के जितने भी लेवल्स है वो रिमेन ऑन बोर्ड एक्टिव हो गए हैं। 1680 के लेवल की अगर मैं बात करूं तो 1680 का लेवल जो है वो डाउन साइड का टारगेट हमारे पास रिमेन एक्टिव है, इसे आप लोगों ने भूलना नहीं है। अगरचे मार्केट जो है वो एक अपसाइड पे जा रही है और एक, अगर मैं उसूली तौर पे बात करूं तो मार्केट इस टाइम ना कोई बिना एक स्ट्रक्चर बनाए जो है ना वो जाई जा रही है, जाई जा रही है एक पागलों की तरह ना, मार्केट एक साइड पे निकली हुई है। तो ऐसी मार्केट में थोड़ा सा जो है वेट कर लेना बेटर होता है। और ऐसी मार्केट में मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि बहुत कम लोग कामयाब रहते हैं। और वो कौन से लोग होते हैं जो कामयाब रहते हैं? जिन्होंने लॉट मैनेजमेंट पे अपना कंट्रोल किया होता है। जब आपका लॉट मैनेजमेंट पे कंट्रोल नहीं होगा तो फिर आपके लिए जो नताइज हैं वो काफी बुरे बन जाएंगे। उसमें होगा ये कि मार्केट एक विक देगी और आपका अकाउंट वॉश। एक हमारे पास ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिकली इस जोन में जितने भी अब लेवल्स मैं दे रहा हूँ ये सारे के सारे गोल्ड के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। एक हमारे पास गोल्ड का जो लेवल इंपॉर्टेंट है वो है ये वाला 1835 का लेवल, वही 1835 1845 कह लें। हमारे पास गोल्ड के 2 डिजिट्स अब तक के लिए बड़े क्लियर रहे हैं, एक 1645, 1680। 80 और 45 वाला जो लेवल है ना, ये गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम लेवल है। और गोल्ड अभी आप देख सकते हैं कि रिमेन 1780 के लेवल को अप्रोच करने की भरपूर जो है वो इस टाइम कोशिश कर रहा है।
अब ये तो हो गया D1 का टाइम फ्रेम। अब हम चलते हैं अपने रेगुलर 4 आवर चार्ट टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें समझाता चलूं। मुझे कहा गया कि सर गोल्ड जो है ना वो फॉल नहीं ले रहा, लेकिन अदर करेंसी पेयर जो है वो CPI डाटा से पहले कुछ ना कुछ गिर रहे थे। अब गोल्ड के ना गिरने की वजह जहां तक मैं समझता हूँ, आप लोगों के सामने कुछ क्रिप्टो के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना मैं कुछ चीजें रखने जा रहा हूँ, इनको भी नोट कर लें। बेसिकली ये चीजें कोर्स का हिस्सा है और मैंने यही सोचा हुआ था कि ये चीजें जो है वो आपको कोर्स में ही जो है वो गाइडलाइन दी जाए, लेकिन यहाँ पे आप लोग जो है वो एक जनरल नॉलेज के तौर पर इसको समझ लें ताकि आपके जहन में ये चीजें चलती रहें। सो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एक FTX एक्सचेंज थी जो कि एक आप यूं समझ लें कि रातों रात उनका जो दिवालिया निकल गया और FTT टोकन जो है वो एक रातों रात बहुत बुरे तरीके की फॉल खा गया। और आप लोगों को अगर मैं एक चीज कहूँ कुछ क्रिप्टो के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्रिप्टो जो है वो फॉरेक्स से बनी है, मेरा ये मानना है। आप लोग माने या ना माने, लेकिन मैं बड़ा स्ट्रांगली इस चीज से एग्री करता हूँ कि क्रिप्टो जो है ना वो फॉरेक्स से बनी है, फॉरेक्स क्रिप्टो से नहीं बना। और मेरा कहीं ना कहीं ये मानना भी है कि क्रिप्टो में जितना भी पैसा गया ना वो सारा फॉरेक्स से गया। क्रिप्टो ऑफ कोर्स एक ब्लॉकचेन थी, एक न्यू टेक्नोलॉजी थी, एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी जिसे आप कहते हैं। लेकिन जहां पे क्रिप्टो को ये कहा जाता है कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्रिप्टो के जो है ना बहुत फुल बांधे जाते हैं कि सर जो है क्रिप्टो जो है ना, मेरे पास भी काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं और काफी ऐसे ट्रेडर्स हैं जो क्रिप्टो के जो है ना वो तारीफें करते थकते नहीं है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक चीज ये कहूंगा कि क्रिप्टो जो है वो भी एट द एंड बनाई इंसान नहीं है। ये जितना मर्जी इसको टेक्नोलॉजी वाइज डिसेंट्रलाइज कर लें, लेकिन जब क्या होता है कि जैसे एलोन मस्क ने जो है वो 500 BTC जो है वो होल्ड किए हुए हैं, एल सल्वाडोर ने इतने जो है ना इतने कपल ऑफ BTC जो है वो बाय कर लिए। तो ये फील्ड या ये ब्लॉकचेन या ये इंडस्ट्री एक डिसेंट्रलाइज होने के बावजूद भी एक ऐसे हाथों में चली जाती है जो कि सेंट्रलाइज के तौर पे इसे ऑपरेट किया जाता है कि जी अब इतने बंडल आ गए, इसने इतने बिटकॉइन जो है वो सेल कर दिए तो ये हो गया, इसने इतने बिटकॉइन बाय कर लिए तो ये हो गया। बेसिकली ये इंडस्ट्री जो है, ये ब्लॉकचेन जो है तब वेरी वेल वर्क कर पाती जब सबके पास थोड़ी 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 क्वांटिटी में BTC पड़े होते या कोई भी कॉइन एक्सेट्रा पड़ा होता। इस टाइम आप में से भी बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं जिन्होंने कई कॉइन्स जो है वो होल्ड किए हुए हैं। अब पॉइंट क्या है यहाँ पे? पॉइंट सिंपल सा ये है कि जब BTC नीचे आया तो सब नीचे आ गए। इस साल में हमें 3 क्लियर क्रैशेस देखने को मिले हैं। अब ये पॉइंट्स बड़े गौर से समझिएगा। पहला हमें टेरा लूना का मिला जिसे लोग कहते हैं टू द मून, और वो टू दी अर्थ के काबिल भी नहीं रहा। दूसरा हमें GBP USD पे क्रैश देखने को मिला फॉरेक्स में। तीसरा हमें फिर FTT पे देखने को मिल गया। अब ऑफ कोर्स बाइनांस ने इनके साथ बड़ा वेल प्ले किया। अच्छा, अब यहाँ पे बड़ी मजेदार गेम चली बाइनांस ने। बाइनांस के जो सीजी हैं उन्होंने उन्होंने कहा जी हम FTX.com खरीद रहे हैं, फिर उन्होंने बाद में कह दिया जी हम नहीं खरीद रहे हैं। तो जहां वो कॉइन उठने की एक उम्मीद पैदा हो रही थी, वो उम्मीद खत्म हो गई। तो मेरे नजदीक वहां का जितना पैसा था वो गोल्ड, चूंकि एक जमाने कदीम की सेफ हेवन करेंसी है, तो वहां का सारा पैसा लोग ले आए गोल्ड में। लोगों ने कहा और तो कहीं से रिकवरी हो नहीं रही। जो थोड़े बहुत समझदार ट्रेडर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने गोल्ड पे पैसा प्लज कर दिया कि गोल्ड पे लगा देते हैं, और ऑफ कोर्स गोल्ड से उन्होंने रिकवरी भी ले ली। तो मेरे नजदीक गोल्ड में जो एक पैनिक मूवमेंट या एक जो अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट आई है उसकी ये वजह जो है ना वो बहुत क्लियर है। और गोल्ड ने क्या किया, धड़ाधड़ डाउन साइड के टेस्ट जो है वो पेंडिंग करता हुआ ऊपर भाग गया। ये गोल्ड ऐसी हरकतें कर रहा है जैसे अक्सर आप लोग देखते हैं जब कोई वॉर की न्यूज आती है। अब इससे बड़ी मिसाल मैं आप लोगों को क्या दूं, जैसे हमें ये एक वॉर की न्यूज देखने को मिली तो गोल्ड फौरन ही शूट अप कर गया, लेकिन उसके बाद गोल्ड जो है वो डाउन साइड पे आ गया। तो ये भी सम काइंड ऑफ जो है ना वो ऐसी ही एक, मैं समझता हूँ कि एक मूवमेंट है। और याद रखें क्रिप्टो में आप लोग ट्रस्ट करें तो एक लेवल के हद तक करें, एक अपना ना क्रिप्टो पे एक ट्रस्ट लेवल करें। अगर आपसे कोई कहता है कि भाई देखो क्रिप्टो नीचे आ रही है तो स्टॉक्स भी तो आप लोगों के इतने इतने गिरते हैं, या एप्पल के स्टॉक्स इतने गिरते हैं, या फॉरेक्स इतना गिरता है, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी ऐसा पॉइंट आर्ग्यू करता है, तो एक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। फॉरेक्स जो है वो अगर गिरती है तो वो रिकवर भी कर लेती है, या फॉरेक्स में एक बेसिकली ट्रेंड वाइज चीज जो है वो लाई जाती है। ऐसा नहीं किया जाता क्रिप्टो की तरह जैसे रातों रात कोइन ही गायब हो जाते हैं। जैसे एक $100 का कोइन जो है वो $1 के काबिल भी नहीं रहता। और क्या है कि जो उनकी जो डेवलपर टीम है वो काम नहीं कर रही है, या वट वो भाग गई है, या वट उन्होंने स्कैम किया। ऐसा फॉरेक्स में चूंकि एक हम एक करेंसी में बैठे हुए हैं, एक ऐसी करेंसी में बैठे हैं जो एक अरसा दराज से चलती आ रही है, जिसपे आप बहुत हद तक ना सही लेकिन किसी हद तक भरोसा कर सकते हैं। तो क्रिप्टो में ऐसी कोई चीज समझ नहीं आ रही। यूएसडीटी को ले लें, यूएसडीटी डीपैक की जो अफवाहें अभी पीछे आई हैं, जो ये 0.92 तक चला गया, 93, 92, 95 तक चला गया, तो ये सब क्या है? इन केस अगर ये टेक्नोलॉजी एकदम जो है वो जीरो कर दी जाए तो लोग किधर जाएंगे, और एंड दी एंड जो है वो कहा जाए कि जी इनके सीईओ पे केस हो गया, ये अरेस्ट हो गए, तो वो हमारे किसी काम को तो नहीं रहा, या वो एक ट्रेडर के किसी काम का तो नहीं रहा, उस पर एक्सचेंज पे केस हो गया या वट ये हो गया। सो पॉइंट इज कि आप लोग जिस भी इंडस्ट्री पे भरोसा कर रहे हैं उस पर एक लेवल की हद तक करें। हद से ज्यादा भरोसा जो है वो आपको ले डूबेगा, चाहे वो BTC ही क्यों ना हो। और ये पता क्या है, मैं कहीं ना कहीं ये भी समझ रहा हूँ कि क्रिप्टो के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वक्त ऐसा आएगा
कि जो आप लोगों ने मिसाल सुनी होगी, शेर आया और एक टाइम पे वाकई शेर आ जाएगा। समझ रहे हैं? ये जो लोग एग्जांपल्स देने लगे हुए हैं ना कि 2017 में डंप आया, फिर 2013 में डंप आया, फिर अभी ये 2022 की क्राइसिस चल रही है, ये देखो कितना नीचे आ गया, फिर कितना रिकवर कर गया। तो हो सकता है इसमें एक टाइम ऐसा है कि ये नीचे आके नीचे ही बैठ जाए और रिकवर करे ही ना। तो मेरे नजदीक भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्रिप्टो से जो पैसा कमाया था उससे दुगना उन्होंने गवा दिया हुआ है, चाहे वो बीटीसी की कंडीशन में हो, कुछ अपसाइड से, बहुत अपसाइड से होल्डिंग करके बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को ये बातें बताने का, समझाने का पर्पज ये है कि एट द एंड आप लोग इस चीज को ध्यान में रखें। क्रिप्टो जो है, क्रिप्टो में जितना भी पैसा गया हुआ है मेरे अकॉर्डिंग वो फॉरेक्स से ही गया हुआ है और वो फॉरेक्स का ही पैसा है। तो ऑफ कोर्स जब जब क्रिप्टो में कोई ना कोई जवाल पजीर ऐसी कोई सिचुएशन बनेगी या कोई ऐसा कोइन जो है उसको रातों रात डंप किया जाएगा, तो लोग फौरन जो है वो गोल्ड की तरफ ही भागेंगे। गोल्ड ही उनकी लास्ट होप है, गोल्ड सिल्वर कमोडिटीज यही उनकी लास्ट एक होप है। और गोल्ड प्रायोरिटी में मैं इसलिए रखता हूँ क्योंकि ये एक जमाना है कदीम से, करेंसी ऐसी है जिसको कोई भी मुल्क नहीं जुटला सकता, और ये एज ए आप कोलेटरल भी रख सकते हैं। मेरा ख्याल है आप लोगों को इतना जो नॉलेज मैंने प्रोवाइड कर दिया है, ये आप लोगों में काफी काम आने वाला है इन फ्यूचर, इसको अपने पास नोट कर लें। और हमेशा जो मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ कोशिश किया करें, क्योंकि मैं जो लफ्ज़ बोल रहा होता हूँ वो बहुत गहरे लफ्ज़ होते हैं, और ये मैं इसलिए बोल रहा होता हूँ कि आप लोगों का अगर इसमें से कुछ एडवांटेज हो सकता है, कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो वो आप लोग कर लें। ये फील्ड ऑफ कोर्स एक वर्चुअल फील्ड है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गोल्ड ने क्या सलूक किया है, और इस रिले में भी बहुत सारे लोगों के अकाउंट वॉश हो चुके हैं, और उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या बनी है? हाई लॉट साइज। जब आप लोग बिग लॉट साइज प्ले करते हैं तो वहां पे फिर आप लोगों को नताइज भी वैसे ही फेस करना पड़ते हैं। जैसे जैसे आप लॉट साइज ऐड करते जाएंगे, बिग करते जाएंगे, बड़े करते जाएंगे, वैसे वैसे आप लोग खुद ब खुद ही स्टक होते जाएंगे। और मार्केट मैनिपुलेटर्स को फॉरेक्स बेसिकली क्यों बदनाम फील्ड है? इसीलिए बदनाम है क्योंकि इसमें बैंक बैटिंग करते हैं, या इसमें जो वेल्स हैं आप क्या लें वो बैटिंग करती हैं, इनमें कोई डाटे आते हैं बैंकों की तरफ से, उस पर बैटिंग की जाती है। तो एज वेल एज यही सीन इन्होंने क्रिप्टो में भी बना लिया हुआ है। और फॉरेक्स को बेसिकली इसीलिए कहा जाता है कि ये एक जुए का अड्डा है, ये इन्हीं चीजों को लेके, इन्हीं मूवमेंट्स को लेके जो है वो कहा जाता है। लेकिन इस टाइम अगर मार्केट को एक स्ट्रक्चर वाइज देखें ना, तो मार्केट किसी स्ट्रक्चर वाइज नहीं चल रही है। मार्केट ठीक है, यहाँ से एक ट्रिपल बॉटम बना के उठी, उसके बाद मार्केट को कुछ रीटेस्ट करना थे। 1680 का लेवल जो है वो रिमेन ऑन बोर्ड हमारे लिए एक्टिव है। और एज वेल एज मैं आप लोगों को कुछ अपकमिंग वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सजेशन दूंगा, तो वो क्या दूंगा उसको भी नोट कर लें। ये जो ट्रिपल बॉटम गोल्ड में बना है, ये बेसिकली बड़ा खतरनाक पैटर्न बन चुका हुआ है, इस चीज को भी अपने पास ध्यान में रख लें। ट्रिपल बॉटम जब जब किसी पेयर या करेंसी पेयर या किसी भी सिंबल में लगा है, इसने भले ही उसकी ऑपोजिट एक मूवमेंट दी है, लेकिन अब की बार अगर गोल्ड नीचे आया और गोल्ड इस लेवल पे आया, तो मैं बहुत कंफर्म हूं कि गोल्ड इस लेवल से भी जो है वो डाउन साइड पे चला जाएगा, और गोल्ड का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 1550 का, जो मेन टारगेट होगा। पॉइंट इज कि अब ये है कि चलती ट्रेन में आप लोगों ने एकदम एंट्री नहीं लेनी, कोशिश करें कि एसएल के साथ जो है इस टाइम गोल्ड में ट्रेड करें। इस टाइम गोल्ड का जो स्ट्रक्चर है ना वो विदाउट एसएल वाला नहीं है, और जो जो आपका प्रॉफिट बनता जा रहा है कोशिश करें कि आप प्रॉफिट को निकालते जाएं, प्रॉफिट को साइड पे लगाएं। ऐसा नहीं हो कि आपका अगर $10 प्रॉफिट बना है तो आप में नहीं है 20 होगा मैं तब निकालूंगा, ऐसी वाली अभी मार्केट का सिनेरियो नहीं है। अभी के लिए जो गोल्ड सबसे पहले जिस रेजिस्टेंस एरिया को अप्रोच करने जा रहा है वो है जी 1780 का लेवल। ये ऑलरेडी मैंने एक लेवल लगाया भी हुआ है, और एज वेल एज 1800 का लेवल हमारे पास इस टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया की सूरत में हमें देखने को मिल रहा है। इस पे मैंने ऑलरेडी एक लेवल ये ड्रॉ किया हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं आपको कुछ ट्रेड स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं इसकी रिमेन आपको अपकमिंग वीक के लिए कुछ शॉर्ट की एडवाइस करूंगा। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर भी लगा देता हूँ ताकि आप लोग जो है वो कहीं भी आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो और आप लोगों को जो है वो समझने में आसानी हो। अभी अभी हाल ही में हमारा एक ये रेजिस्टेंस एरिया था, इसका भी ब्रेकआउट हो गया। अब ये भी रेजिस्टेंस जो है मार्केट सपोर्ट में डेवलप करेगी। एक हमारे पास ये रेजिस्टेंस एरिया है। इन शॉर्ट आपको अगर मैं कुछ एडवाइस करूँ, कुछ स्ट्रक्चर वाइज एडवाइस करूँ, तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि इस रेजिस्टेंस के नियर बाय आप लोग जो है मार्केट में एंटर हो। तो इन शॉर्ट अगर आप लोगों को मैं कुछ स्ट्रक्चर एडवाइस करूंगा तो वो शॉर्ट का करूंगा, और आप लोगों को मैं एडवाइस करूंगा कि इस रेजिस्टेंस के नियर बाय आप लोग जो है वो एंट्री अपनी प्लान करें। अभी सबसे पहले आप लोग मार्केट के जो है ओपन होने का वेट करें, एज वेल एज मैं मार्केट में कुछ ओपनिंग गैप्स भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और हमारे पास ये एक बड़ी मजेदार न्यूज़ है कि डेमोक्रेट्स ने जो है वो सेनेट का कंट्रोल संभाल लिया है। तो ऑफ कोर्स मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं इन्होंने जो है वो इसका इम्पैक्ट भी मार्केटों पे जो है वो लाया जाएगा। और याद रखें अभी फर्स्ट मिड चल रहा है नवंबर का, अभी सेकंड मिड में हम एंटर होने जा रहे हैं। तो बहुत हाई चांसेस हैं कि मार्केटें जो है वो सेकंड मिड में रिवर्स की साइड पे कर दी जाएं। बहुत हाई चांसेस इस टाइम बने हुए हैं। और एज वेल एज अगर मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ तो वो क्या करूंगा उसको भी नोट कर लें। अपकमिंग वीक के लिए मैं गोल्ड का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों को एडवाइस करूंगा। लेकिन ये जो मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूँ ना, बराए मेहरबानी ये लो वॉल्यूम वाला स्ट्रक्चर है, इसमें आपने जो लॉट साइज है ना वो बहुत ही कंट्रोल रखना है।
अभी मार्केटें ऐसी नहीं है कि आप लोग जो है ना वो अंधाधुंध क्या कहते हैं, अंधाधुंध जो है ना उस पर काम कर सकें कि नहीं यार चलो कोई नहीं खोल लेते हैं देखी जाएगी। अभी ऐसे वाला स्ट्रक्चर नहीं है। तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा आप लोगों ने जो है ना अपने वॉल्यूम पे कंट्रोल करना है। अपकमिंग वीक के लिए अगर मैं कोई आप लोगों को स्ट्रक्चर एडवाइस करूँ तो वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। मैं बेसिकली गोल्ड को 1680 तक देख रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को स्ट्रक्चर जो मैं प्रोवाइड करूंगा वो करूंगा 1720 के लेवल तक। और फर्दर ये देखा जा सकता है कि मार्केट अगर यहाँ पे आएगी तो फिर हमें एक डाउन साइड की मूवमेंट जो है वो देखने को मिले। मेरा कहीं ना कहीं ये मानना भी है कि गोल्ड जितनी प्रेशर से अपसाइड पे गया है ये उतनी ही प्रेशर से डाउन साइड के लिए भी भागेगा। तो आप लोग जो है ना वो तैयारी पकड़ें और थोड़ा सा बस एक्टिव रहें। और क्रिप्टो इंडस्ट्री की खास तौर पे जो है ना वो न्यूज़ पे नजर रखें कि कौन सा कॉइन जो है वो डंप होने जा रहा है, क्यों होने जा रहा है। जैसे FTX में जो है इन्होंने बड़ी वेल जो है ना वो गेम खेली है। ऑफ कोर्स अब ये एक बंदे का काम नहीं होता। अगर आप लोग बात करेंगे ना कि सिर्फ जो है वो सीजी ने जो FTX खरीदना था, तो खाली सीजी नहीं है, मैं समझता हूँ इसके पीछे और भी कई हाथ होंगे। ऑफ कोर्स एक बंदा जो है वो इतने इतने पंगे नहीं लेता होता। ऐसे पंगे जो है वो एक आसान अल्फाज में कहते हैं कि पूरे बाहर के साथ लिए जाते हैं। एनीवे चूंकि ये वेल्स की गेम है और वो बखूबी इसको प्ले करना भी जानते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। अगर हम बात करें गोल्ड की, गोल्ड को अगर मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर दूंगा कोई अपकमिंग वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रक्चर मैंने ये दे दी, उसकी मैं आप डिटेल्स एंटर करने जा रहा हूँ। आप लोगों को मैं एडवाइस करूंगा कि इसकी जो सेलिंग है ना वो प्लान करें 1800 से लेके 1790 के लेवल, इस एरिया के दरमियान से गोल्ड की सेलिंग अपकमिंग वीक के लिए प्लान करें। एज वेल एज मैंने H1 और H4 के चार्ट भी आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं जो फ्री टेलीग्राम का चैनल है, और उसमें आप लोगों को मैंने बाकायदगी से ये चीज़ बताई हुई है कि ये चीज़ मैंने पहले वीडियोस में ही बल्कि बताई हुई है कि जब जब मार्केट अपर ट्रेंड लाइन के साथ जो है वो अटैच हो जाती है उसके बाद मार्केट में फॉल एक्सपेक्ट की जा रही होती है। और गोल्ड का भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो है। गोल्ड फुली इस टाइम जो है वो अपर ट्रेंड लाइन के साथ अटैच हुआ है, और ये एक यहाँ तो 1745 के लेवल पे इंस्टेंट जो है वो फॉल बैक दे देगा, या फिर ये 1720 के लेवल तक बहुत शॉर्ट टर्म बेसिस पे भाग सकता है। ऑफ कोर्स हमें जो है वो अपने स्ट्रक्चर को देख के चलना है। स्ट्रक्चर के अगेंस्ट अगर हम बैटिंग करेंगे और अगर मैं आप लोगों को कुछ एडवाइस करूंगा कि आप लोग यहीं से बाय में बैठ जाएं, तो वो भी एक नुकसानदेह जो है ना वो हो सकता है। उसमें आपका एक टेम्परेरी प्रॉफिट तो बन सकता है, लेकिन वो कोई स्ट्रक्चर वाली ट्रेड नहीं होगी। तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें यहाँ से शॉर्ट करने की, तो शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा यहाँ पे 1790 टू 1800 के एरिया के दरमियान से जो है ना वो आप लोग गोल्ड की सेलिंग प्लान करें। TP1 की अगर हम बात करते हैं, TP1 हम इसका रखेंगे 1770 के एरिया का। TP2 की अगर हम बात करते हैं, TP2 हम इसमें रखेंगे 1745 के एरिया का। अच्छा, ब्रेक इवन कहीं पे भी यूज करना नहीं भूलना। याद रहे अब जो मार्केट्स जितनी भी अब आगे दिसंबर की क्लोजिंग तक मार्केट्स चल रही है ना, या जनवरी तक की जो मार्केट्स हैं उनमें आप लोगों ने ब्रेक इवन जो है ना वो यूज करना नहीं भूलना। बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये ब्रेक इवन जो है वो इस टाइम पे प्ले करने वाला है। TP3 की अगर हम बात करते हैं, TP3 हम इसमें रखेंगे 1720 के लेवल का। SL की अगर हम बात करते हैं तो SL हम इसका रखेंगे 1820 के लेवल का। ले गाइस, ये हमारे गोल्ड के वीकली एनालिसिस हो गए, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मैंने जो जो बातें बताई हैं वो आप लोगों की समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ आई तो वीडियो को बार बार देखें, अपने पास सेव कर लें। ऑफ कोर्स ये चीज़ें जो हैं ये टाइमली बताई जाती हैं। याद रखें जब हम कोर्स कर रहे होंगे तो ऐसा होगा कि उस टाइम पे ऐसे हालात ही ना हो, तो उस टाइम पे ये चीज़ें समझाना बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर हमने आज इसका तज़किरा किया होगा, इस चीज़ों को नोट किया होगा, तो ये है कि जब हम कोर्स कर रहे होंगे तो वहाँ पे हम इन चीज़ों को डिस्कस बहुत ईजिली कर पाएंगे। ये हमारे पास गोल्ड का स्ट्रक्चर है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ जरूर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी 1680 का जो लेवल है ना वो रिमेन ऑन बोर्ड है। याद रखें 1680 का जो लेवल है ना, मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, 1680 का लेवल हमारे लिए रिमेन बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी भी आप 1680 के लेवल को गोल्ड में इग्नोर नहीं कर सकते। सो 1680 को जो है वो अपने हर वक्त आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं जिसके बाद यूरो यूएसडी की तरफ। इसकी डिटेल्स नोट कर लें ताकि हम इससे आगे चलें। यूरो यूएसडी ने सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो है एक पैटर्न बनाया हुआ था, और ये तकरीबन काफ़ी टाइम उस सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में जो है वो चलता रहा। इसने हमें काफ़ी अच्छी ट्रेड्स भी प्रोवाइड की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब इस ट्रायंगल पैटर्न का हो गया ब्रेकआउट। सबसे पहले तो हम इसकी बिगर पिक्चर देखेंगे कि हमारे पास जो बिगर पिक्चर है वो यूरो यूएसडी की क्या है। यूरो यूएसडी का मैंने D1 का टाइम फ्रेम ओपन किया है। D1 पे देखते हैं हमारे पास क्या स्ट्रक्चर चल रहा है। D1 पे हमारे पास जो है वो एक बेरिश चैनल का ब्रेकआउट हुआ। अब आप लोग ये देख सकते हैं, अब ये आप लोगों के पास लाइव एक एग्जांपल है। D1 में बेरिश चैनल चल रहा था, अब यहाँ पे जब बेरिश चैनल का ब्रेकआउट हुआ तो वो एक प्रॉपर रीटेस्ट देके मार्केट गई, अगरचे इस रीटेस्ट में भी कई टेस्ट पेंडिंग है। अब ये कैसी बात है? सो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन गोल्ड ने ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड नहीं किया। गोल्ड दबा के जो है ना बस एकदम भागी गया। सो मैं समझता हूँ कि अभी जो है ना मार्केट में स्टिल नॉइज जो है वो एक हाई नॉइज में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और एक हाई फॉलें भी जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगरचे मार्केट अभी जिस पैटर्न पे चल रही हैं और जैसी नोयत पे चल रही हैं, ऐसी कंडीशन में मार्केट में जो एक
एज्यूम करना ना चीज़ों को कि मार्केट अब क्या मूव देने वाली है, मार्केट अब जो है वो इस तरफ क्यों जा रही है, इन चीज़ों को प्रिडिक्ट करना काफ़ी टफ काम होता है या काफ़ी टफ जॉब होती है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आप लोगों को जो एडवाइस करूंगा, मैं यही एडवाइस करूंगा कि अपने स्ट्रक्चर वाइज चलें, क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज जब आप चल रहे होते हैं तो उसमें काफ़ी मसले मसाइल आपके ऑलरेडी हल हो रहे होते हैं। एक स्ट्रक्चर आपके हाथ लगता है तो वो आपके सारे लॉसेज अगले पिछले रिकवर कर देता है। जब आप स्ट्रक्चर से बाहर जाके खेलेंगे तो फिर ऑफ कोर्स उसके नतीजे भी वैसे ही आएंगे। ये हमारे पास इसका D1 का चार्ट है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक मुख्तसर सी नजर डाल लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम हमें क्या कहना चाह रहा है। वीकली टाइम फ्रेम की जो कैंडल है वो रिमेन बड़ी ही सॉलिड किस्म की एक मारू बोजू टाइप की कैंडल जो है वो हमें यहाँ पे अगेन देखने को मिल रही है। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या इसमें फर्दर जो है वो सिनेरियो देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं वापस अपने 4 आवर चार्ट पे, और 4 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को कुछ चीजें जो है वो समझाने जा रहा हूँ, उनको नोट कर लें। यूरो यूएसडी 1.0350 जो कि इसका फेमस रेजिस्टेंस एरिया माजी का रहा हुआ है, वहां पे आ चुका है। और यूरो यूएसडी में भी बहुत ओपन टारगेट पेंडिंग है। मतलब मार्केट जो है ना, इस टाइम जो मार्केट का सिनेरियो में क्यों इसमें बेसिकली सबकी सेल साइड के जो टारगेट्स हैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ बार बार, उसका मेन पर्पस ये है कि मार्केट किसी भी टाइम इन लेवल्स पे जो है वो रिबाउंड कर सकती है, मार्केट इन लेवल्स को किसी भी टाइम अप्रोच कर सकती है। और जैसे ही मार्केट में कोई हमें रिबाउंड एक मजेदार किस्म का देखने को मिला तो मार्केट फौरन तेजी से, जितनी तेजी से ये अपसाइड पे गए हैं ना, ये उतनी ही तेजी से डाउन साइड पर भी आएंगे। और अभी यूएस इलेक्शंस की जो एक इनका जो इम्पैक्ट है, अभी मैं समझता हूँ मार्केट में वो भी कहीं ना कहीं आना बाकी है। अगरचे ये कोई बहुत मेजर इलेक्शन नहीं थे, और आप लोग देख सकते हैं कि एक हमें सिर्फ सीपीआई डाटा पे जो है वो 400 पिप मार्केट जो है वो एक साइड पे जाके खड़ी हो गई है। सो फॉरेक्स इज रिस्की इसीलिए कहा जाता है, और यहाँ पे वही लोग बचते हैं जिनका लॉट मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग चल रहा होता है। यही वो टाइम होता है जब आपने लॉट मैनेजमेंट को जो है वो सेट करना होता है। एज वेल एज देखते हैं हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास एक माजी का लेवल लगा हुआ है, देखते हैं कि ये लेवल जो है वो हमें क्या बताना चाह रहा है। इन्फ्लेशन रिमेन एक्टिव है, इन्फ्लेशन कहीं नहीं जाने वाली, रिसेशन जो है वो अब बहुत तेजी से आएगा। मार्केट में जितनी मूवमेंट तेज होती चली जाएगी ना, ये मैं समझता हूँ कि एक आने वाले तूफान की ना उतनी कंफर्म अलामत है। जैसे जैसे मार्केटें एक पैनिक सिचुएशन वाली मूव्स दे रही है ना, जैसे मार्केटों में कुछ समझ ही नहीं आ रहा किसी को कि अब क्या हो रहा है, क्या करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, तो वैसे वैसे मैं समझता हूँ कि रिसेशन जो है वो बहुत करीब आता जा रहा है। अभी यूएसए ने एक लोअर देन एक्सपेक्टेड सीपीआई डाटा तो दिया है, लेकिन उन्होंने साथ ये भी बोल दिया है कि अभी इस डाटा के बिहाफ पे कुछ मजीद नहीं कहा जा सकता कि हम जो है वो इन्फ्लेशन को बहुत जल्द 2.0 पे ले जाएंगे। और एज वेल एज उन्होंने अभी इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाने हैं। अब देखते हैं कि हमें जो दिसंबर का इंटरेस्ट रेट है वो क्या देखने को मिलता है। 25 बीपीएस देखने को मिलता है या 50 बीपीएस देखने को मिलता है, और इवन 75 बीपीएस भी देखने को मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि मार्केट में जो काम है, जो सिनेरियोज है वो क्या चल रहे हैं। क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है वो इस टाइम कोई बहुत वेल मेंटेन होकर नहीं चल रही है, इसीलिए सबका रुझान जो है वो कहीं ना कहीं फॉरेक्स में डेवलप हो रहा है कि एटलीस्ट फॉरेक्स में जो पेयर है वो रातों रात डम तो नहीं हो जाते। उनमें जो पैसा होता है वो एक मूवमेंट वाइज डूबता है, उनमें ऐसा तो नहीं होता। हालांकि कहीं ना कहीं फॉरेक्स जो है वो अभी भी क्रिप्टो से बहुत जहरीली फील्ड है, बहुत खतरनाक फील्ड है। मैं आप लोगों को स्टिल ये बता रहा हूँ। क्रिप्टो में तो ये है ना कि आप लोगों ने कोई ना कोई कॉइन पकड़ा और उसमें थोड़ी बहुत स्कैल्पिंग कर ली, लेकिन फॉरेक्स में आपके पास एक लिमिटेड जो है वो चॉइस है। सो कम बैक टू द पॉइंट, और देखते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो अपकमिंग वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या बन रहा है। अच्छा जी, लेट्स सपोज अब हम 1.0350 के लेवल पे जो है वो यूरो यूएसडी में अगेन आ चुके हुए हैं। अब पॉइंट इज कि हमें जो है इसमें फर्दर क्या देखना चाहिए अगर मार्केट यहाँ पे गैप से ओपन होती है। अब गैप की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, वो इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं गैप एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ। और ये इलेक्शन का जो रिजल्ट है, जो इनकी जो सेनेट की सीट कंफर्म हुई है डेमोक्रेट्स की, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं कुछ इलेक्शनल के जो गैप्स हैं या जो इलेक्शनल गैप जिसे आप कह लें वो भी मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब आता है या नहीं आता ये एक सेपरेट इशू है। लेकिन अगर मार्केट लेट सपोज 1.0400 के लेवल से ओपन हो गई, 1.0390 के लेवल से ओपन हो गई, फिर थोड़ी देर के लिए आप लोगों ने इस वाले स्ट्रक्चर को भूल जाना है और कोशिश करनी है कि मार्केट एटलीस्ट 1.0350 के लेवल से नीचे क्लोज हो, फिर आप लोगों ने इसमें एंट्री लेनी है, वरना नहीं लेनी है, वरना इस स्ट्रक्चर को भूल जाना है। ये मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, इसको अच्छी तरह गौर तरीके से जो है ना वो समझ के फिर जो है वो आप लोगों ने इसमें एंट्री लेनी है। खाली बिली एंट्री लेने वाला अभी टाइम नहीं है, और ना ही खाली बिली काम करने वाली अभी मार्केट है। और एसएल आप इसका रखेंगे 1.0425 का लेवल। डाउन साइड के टारगेट्स ही टारगेट्स हैं, लेकिन आप लोगों को जो मैं रिमेन टारगेट दूंगा वो दूंगा 1.0100 का लेवल रखना ही नफ है, लाइक दिस। अब पॉइंट इज कि अगर मार्केट में ये वाला स्ट्रक्चर नहीं चलता देन हमने क्या करना है। देन हमने थोड़ा सा वेट करना है, जैसे इसमें कोई स्ट्रक्चर बन रहा हो, कोई ट्रेड सेटअप बन रहा हो या कोई ट्रेड ऐसी बन रही हो, फिर हम देखेंगे कि हमारे पास फर्दर इसमें क्या स्ट्रक्चर बनता है या हमारे पास क्या सिनेरियोज बनेंगे। एक हमारे पास इसके बाद जो है वो 1.0500 का लेवल जो है वो बहुत क्लियरली हमें देखने को मिल सकता है। ये मैं यूरो यूएसडी की बात कर रहा हूँ।
और इस लेवल के लिए भी आप लोगों ने अपना जो माइंड है उसमें जो है ना वो जगह बना के रखनी है कि हमें ये वाला लेवल भी जो है वो सूनर टर्म बेसिस पे देखने को मिल सकता है। अगर लेट्स सपोज मार्केट अपसाइड के गैप से ओपन होती है, इस स्ट्रक्चर को हम फौरी तौर पे भूल जाएंगे। ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, इसको नोट कर लें। इसमें डिटेल्स यही बनेगी, मैं इसकी डिटेल्स आप लोगों को जुबानी बता देता हूँ। 1.0350 के लेवल से आप लोग एंट्री लेंगे। एसएल आप 1.0420 का लेवल रखेंगे या 25 का लेवल रख लें। और इसके बाद टीपी1 जो आप रखेंगे 1.0300, टीपी2 आपका आएगा 1.0200। ये मैं टीपी इसमें 100 पिप का दे रहा हूँ। आप लोगों ने इस चीज को ज़हन में रखना है कि प्रॉफिट टेकिंग जो है वो टाइम पे कर लेनी है, बैठे नहीं रहना। टीपी3 की अगर हम बात करते हैं, टीपी3 हम इसमें रखेंगे 1.0100 का लेवल। अब आप लोगों को जो इससे नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, अब मैं वो बताने जा रहा हूँ, उसमें मार्केट में जो है वो क्या चीज हमें देखने को मिल सकती है। अगर लेट्स सपोज मार्केट हमें 1.0500 0480 इस एरिया के राउंड अबाउट कहीं से देखने को मिलती है, तो फिर आप लोगों ने कोशिश करनी है वहां से एक सेल में एंट्री लाजमी लें। और ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि माजी के कुछ टारगेट से यूरो यूएसडी वो कंप्लीट करने आया हुआ है। तो यूरो यूएसडी ऐसे ही है जैसे डाउन साइड के टारगेट भी कंप्लीट नहीं किए और ऐसे ही ऊपर आ गया, तो मार्केट जब डाउन साइड पे जाएगी तो बहुत प्रेशर में जा सकती है। जो सेकंड स्ट्रक्चर आप लोगों को मैं एडवाइस करूंगा वो कुछ इस तरीके का करूंगा, इसको आप लोग जो है वो जेन में रख लें। 0450 से कुछ पार्शली एंटर होना चाहें तो हो सकते हैं, लेकिन सेकंड स्ट्रक्चर जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ वो कुछ इस तरीके का दे रहा हूँ। एसएल इसका बेशक आप 1.0560 के लेवल का रख लें। इसकी मैं यहाँ पे डिटेल भी मेंशन कर देता हूँ और इनको नोट कर लें। करंट एरिया से मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर दे दिया है। स्ट्रक्चर नंबर 1 हमारा वो था और स्ट्रक्चर नंबर 2 हमारा ये है। और कोई चीज अगर आपको नहीं समझ आ रही हो वीडियो से रेलिवेंट तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सेल की अगर हम बात करते हैं तो सेल हम इसको जो स्ट्रक्चर नंबर 2 है उसमें हम करने की सोचेंगे 1.0450 के लेवल के दरमियान से। टीपी1 की अगर हम इसमें बात करेंगे तो टीपी1 हम इसमें रखेंगे 1.0370 के लेवल का। टीपी2 की अगर हम बात करते हैं टीपी2 हम इसमें रखेंगे 1.0290 के लेवल का। और टीपी3 मेरी आप लोगों को एडवाइस, अगर ये वाला स्ट्रक्चर चल जाए तो फिर इसमें टीपी3 जो है आप ओपन चलने दे सकते हैं टिल 1.0100 के लेवल का ब्रेक इवन यूज करते हुए, खाली पीली नहीं। ऐसा नहीं हो कि आप कहें कि नहीं एसएल तो हिट होगा नहीं। ऑफ कोर्स मार्केट की जो है वो आपके एसएलों पे बड़ी नजर होती है और एसएल बेसिकली बनाया इसीलिए गया है ताकि एक मैनिपुलेट करके मार्केट को एसएल हिट करवा के जो है वो आप अगेन अपसाइड पे फॉरन निकल जाएं, या मार्केट जो है वो आपका एसएल जस्ट हिट करवाए और उसके बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में फौरी तौर पर निकल जाए। एसएल की अगर हम बात करते हैं तो एसएल हम इसका लगाएंगे 1.0560 के लेवल का रखना इनफ है। इससे ज्यादा एसएल देने की जरूरत नहीं है। अगर मार्केट कोई और पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेगी फिर उसको इंट्राडे बेसिस पे देखेंगे कि हमारे पास क्या मामला आता है। और बराए मेहरबानी ये जो मैं अभी के लिए स्ट्रक्चर दे रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एसएल वाले ट्रेडर्स के लिए, विदाउट एसएल वाले इसमें ना एंटर हो। अगर आप लोगों ने विदाउट एसएल इसमें एंटर होना है तो फिर आप लोगों ने लॉट मैनेजमेंट को अपने कंट्रोल में रखना है। इसके बाद हम चलते हैं जीबीबी यूएसडी की तरफ। जीबीबी यूएसडी भी बेसिकली एक पैनिक वाली सिचुएशन से बनता हुआ जाई जा रहा है एक साइड पे, और एज वेल एज जीबीबी यूएसडी में कुछ ऐसा जो है वो एक मिड टर्म बुलिश चैनल जो है वो भी हमें देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पे आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए जो है वो स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो इसमें कुछ आइडिया हो जाए कि हमने जो है वो इसमें फर्दर क्या मामला रखने हैं। अच्छा, मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि इस ट्रेंड लाइन के अंडर अगर मार्केट आए ना तो आप लोग सेल में एंटर हो, वरना नहीं हो, वरना थोड़ा सा वेट कर लें। इस पेयर के लिए मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये एडवाइस दूंगा कि इस पेयर में थोड़ा सा वेट करना बनता है। अगर मार्केट इनके अपसाइड पे चली जाती है तो फिर हमारे पास एक ये बड़ा ही बेहतरीन रेजिस्टेंस एरिया जो कि 1.22 के लेवल पे है। ऐसे बहुत हाई चांसेस है कि मार्केट जो है वो खासतौर पे पाउंड के हवाले से, लेकिन पाउंड के हवाले से आप लोगों को मैं कुछ ये भी बताता चलूँ, पाउंड के और यूरो के इन दोनों के सीपीआई डाटा भी हैं और बहुत अहमियत के हामिल हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि अगले वीक में गवर्नर बेली भी आ रहे हैं स्पीच पे, और बेली जब जब आए हैं स्पीच पे, ये तो मेरा ख्याल कहने की जरूरत नहीं है कि उसके बाद पाउंड के साथ इन्होंने क्या सलूक किया, लेकिन अब की बार चूंकि पीएम जो है वो इनके ऋषि सुनाक हैं तो देखते हैं कि हमें क्या सिनेरियो जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन मैं फिर भी पाउंड पे भी एक बड़ी ही मजेदार किस्म की फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बेसिकली मार्केट जैसे जो ओवर रूलिंग करते हुए एक अपसाइड पे गई है, मैं वैसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है वो इसी तरीके से सेम यही पैटर्न लेके एक ओवर रूलिंग करते हुए डाउन साइड की तरफ आएंगी। और डाउन साइड के टारगेट्स हमारे रिमेन एक्टिव हैं, चाहे वो यूरो यूएसडी हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो पाउंड यूएसडी हो। तो आप लोगों ने जरा मुहतात रहना यहाँ पे बाय के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ना हो कि जब मार्केट सेल में निकले तो आप बाय फंसा के बैठे हो और उस टाइम पे आप लोग कह रहे होंगे सर अब बताएं इसमें जो है वो कब ऊपर आने के चांस हैं। ऐसा कोई भी सिनेरियो अभी के लिए नहीं बनाना। अगर तो मार्केट इस चैनल के अंडर आके जो है वो क्लोज होती है, कोई एक दो तीन कैंडल्स H1 के चार्ट पे कंफर्मेशन आप ले सकते हैं। फर्दर मैं आप लोगों को साथ साथ जो है वो कुछ ना कुछ अपडेट जो है वो देता रहूंगा इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो रिमेन हमारे पास एक शॉर्ट की पोजीशन बनेगी, लेकिन याद रखेंगे पाउंड का जो पेयर है ना ये ऐसा हिट करवाने में बहुत माहिर है।
वैसे तो एसएल हिट करवाने में सभी पेयर माहिर हैं, लेकिन पाउंड कुछ एक्सट्रीमली माहिर है। तो पाउंड क्या करता होता है कि पाउंड आपका स्ट्रक्चर खराब करके ना अगेन उसी डायरेक्शन में आके बैठ जाता होता है। तो इस चीज को आप लोगों ने जहन में रखना है। पाउंड के पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को स्ट्रक्चर दूंगा। इसको मैं जुबानी स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, इसको नोट कर लें। एक हमारे पास पाउंड में ये वाला स्ट्रक्चर बन रहा है, बल्कि मैं इसकी यहाँ पे ना आप लोगों को डिटेल्स एंटर कर ही देता हूँ। इनकेस अगर आपके पास ये वाली एंट्री बने तो आप लोग जो है वो इसमें से कुछ ना कुछ बेनिफिट जो है वो हासिल कर सकें। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सेल करने की, तो सेल हम पाउंड को करने की सोचेंगे 1.1850270 के दरमियान से। TP1 हम इसका रखेंगे जी 1.1730 के एरिया का। TP2 हम रखेंगे 1.1600 के एरिया का। अच्छा, अब ये जो ट्रेड में दे रहा हूँ ना, ये थोड़े एक्सपीरियंस लेवल के जो ट्रेडर्स हैं ना, वो इसको बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं समझ के। जो बिगिनर्स हैं, या तो आप लोग डेमो पे प्रैक्टिस करें, या इसके लिए आप लोगों ने सेंट अकाउंट पकड़ना है। क्योंकि मेरे पास अक्सर कमेंट आते हैं कि सर आपने पाउंड में इतना बड़ा एसएल दे दिया। बेसिकली मार्केट पे डिपेंड करता है और पेयर की मूवमेंट पे डिपेंड करता है। जब मार्केट में लेट्स सपोज अगर जीबीपी यूएसडी की मूवमेंट नॉर्मल होती है, तब मैं इसका जो एसएल है वो 70 80 90 100 पिप दिया करता था। लेकिन अभी जो मार्केट का सिनेरियो है वो 100 पिप का एसएल तो मार्केट कुछ समझ ही नहीं रही है। तो बराए मेहरबानी यहाँ पे आपने लॉट साइज बहुत कंट्रोल रखना है, अपना वॉल्यूम जो है उसको कंट्रोल करें, उसको थोड़ा सा रिड्यूस करें, और कुछ वॉल्यूम पार्शियली भी बचा के रखें। तभी जो है वो आप लोग ऐसे सिनेरियोज में जो है वो कुछ ना कुछ निकलने में कामयाब होंगे। TP3 की अगर हम बात करते हैं, TP3 आप इसका रख लें 1.1400 के लेवल का। अब TP3 मैंने 200 पिप्स का दिया है, ये ब्रेक इवन करके चलने वाली ट्रेड है। अब आप खुद सोच लें कि मैं आप लोगों को टीपी जब इतने बड़े दे रहा हूँ तो इसके टारगेट्स जो है वो डाउन साइड के वो कहाँ कहाँ तक पड़े होंगे। स्टिल इससे नीचे के भी डाउन साइड के टारगेट्स एक्टिव हैं पाउंड में। एसएल की अगर हम बात करते हैं तो एसएल हम इसका रखेंगे 1.2020 के एरिया का। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर मार्केट ये वाला स्ट्रक्चर फेल करती है, इस स्ट्रक्चर में मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ कि एंट्री या तो आप इस एरिया से ले सकते हैं पार्शली। अब ये मैं पार्शली प्राइस क्यों देता हूँ हमेशा, ताकि आप लोगों की जो ट्रेड है वो मिस नहीं हो, या आप लोगों की जो एंट्री प्राइस है वो मिस नहीं हो। कुछ आप लोग पार्शली यहाँ से एंटर कर लें, बाकी जो है वो इस चैनल के अंदर जब आके मार्केट क्लोज हो तो यहाँ से कुछ बचा के रख लें। कंफर्मेशन पे जो है वो आप लोग कुछ वॉल्यूम जो है वो यहाँ से ऐड कर लें, और एज वेल एज फिर इसके बाद जो है वो ट्रेलिंग करके मार्केट को चलने दें। अच्छा, एक हो गया हमारा ये स्ट्रक्चर। अगर मार्केट ये वाला स्ट्रक्चर फेल करती है और मार्केट जो है वो लेट्स सपोज ओपन होती यहाँ से है, फिर हमने क्या करना है, फिर मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि थोड़ा सा वेट कर लेना बेटर है। वैसे तो इस टाइम मार्केट में रेजिस्टेंस हैं, लेकिन फिर भी मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा इस टाइम ना एक नॉइज क्रिएट किए हुए है। अब वो नॉइज किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट किए हुए हैं, वो नॉइज सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट किए हुए हैं कि मार्केट में जो अभी क्रिप्टो का जो फंड आ रहा है, और क्रिप्टो के बेसिकली जो क्रैशेस आ रहे हैं, और फिर एज वेल एज जो अभी इन्फ्लेशन चल रही है, यूएसए ने इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है, फिर इलेक्शन के रिजल्ट हैं। इस टाइम मार्केट में इतना तूफान मचा हुआ है कि अगर आप लोगों को मैं डिटेल में बताने बैठूं तो आप लोग डर के जो है ना वो, अब मेरा ख्याल है थोड़ी देर के लिए वोकेशन भी चले जाएंगे। और मेरी आप लोगों को एडवाइस भी है, अगर आप लोग मतलब जबरदस्ती नहीं घुसने के मूड में ना, तो फिर आप लोग थोड़ी देर के लिए एंजॉय करें, मतलब मार्केट से साइड पे हो जाएं। अभी मार्केट जो है वो बहुत बेहतर कंडीशन में नहीं है। मार्केट अभी यहाँ तो स्कैल्पिंग वाली है, और स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा प्रीमियम चैनल भी बना हुआ है विद एसएल का, और उसमें भी हम लोग जो है मेनली फोकस यही होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग जो है ना वो उसके टारगेट जो है वो असाइन करके रखें। और यहाँ तो मार्केट अभी स्कैल्पिंग वाली है, या फिर मार्केट जो है वो भी चुप करके खामोशी से बैठने वाली है, या फिर मार्केट एक ऐसा सिनेरियो बना के आपको दे रही है कि आप किसी एक जगह से लॉन्गर टर्म एंट्री जो है वो लेने में कामयाब हो सकें। और ऑफ कोर्स उसमें आपकी एक दो ऐसा हिट हो सकते हैं, लेकिन तीसरी या चौथी या पांचवी दफा में आपको एक बड़ी मजेदार किस्म की एंट्री मिल सकती है। लेकिन आपको उसके लिए एसएल अपने तैयार करना होंगे। ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लोग कहेंगे नहीं जो है वो अकाउंट जो है ना वो एसएल हिट हो गया तो हम मार्केट से बाहर हो गए, या ये हो गया वो हो गया। ऐसी किसी भी चीज की ना कोई गुंजाइश नहीं है इस टाइम मार्केट में। सेकंड जो स्ट्रक्चर है ये मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। अब हम चल रहे हैं इसके सेकंड स्ट्रक्चर की तरफ। अगर मार्केट लेट्स सपोज अपसाइड के गैप से ओपन होती है, फिर मार्केट में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो हमें देखने को मिलेगा शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि मस्ट जो है ना वो आप लोगों ने इस एरिया के राउंड अबाउट कहीं से एंट्री एक लाजमी लेनी है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बेली साहब भी आ रहे हैं स्पीच पे, और वैसे तो पाउंड की अपसाइड के भी हमारे टारगेट्स हैं माजी के, लेकिन अभी मार्केट में चूंकि एक एक ऐसी कंडीशन बनी हुई है जिसमें जो है ना मार्केट को कुछ रिकवरी भी देनी है, और जिसमें मार्केट को ना अपना यूं समझ लें कि बचाव भी करना है। ऑफ कोर्स बचाव तो हमेशा हर हाल में ट्रेडर नहीं करना होता है, मार्केट ने जिस साइड में निकलना होता है वो निकल जाती है। लेकिन मार्केट इस टाइम खुद कंफ्यूज हुई पड़ी है। आसान अल्फाजों में आप लोगों को जो चीज समझाना चाह रहा हूँ ना, मार्केट इस टाइम खुद बहुत कंफ्यूज हुई पड़ी है। और वो क्यों हुई पड़ी है, क्योंकि मार्केट जो है वो
एक के बाद एक न्यूज ना मार्केट में ऐसे बंडलों की सूरत में बज रही है। एक हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन रहा है जिसमें लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड है। तो आप लोगों को मेरी एडवाइस है कि एंट्रीज जो है ना वो बहुत लिमिटेड एरिया से लें, जबरदस्ती एंट्री कहीं पे भी नहीं लेनी। जबरदस्ती की जो एंट्री है ना वो आपको कहीं ना कहीं बहुत बुरा फंसा देगी। तो ऐसी एंट्रीज लें जिनमें आपकी एसएल भी लगे और एसएल आपके सेफ भी हों, उसके बाद आप लोग उसको ब्रेक इवन करके चलने भी दें। और मार्केट्स बेसिकली इस टाइम ऐसा सिनेरियो बनाए हुए हैं कि आपका किस टाइम एसएल हिट हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। मार्केट इस टाइम ऐसा सिनेरियो बनाए हुए हैं कि किस टाइम ये आपको 400 पिप का प्रॉफिट दे जाए आपको वो भी पता नहीं चलेगा। सो मुख्तसर ये है कि आप लोग अपना जो है एक तो वॉल्यूम साइज पे तवज्जो दें अपकमिंग वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इवन के टिल जनवरी तक आपका जो वॉल्यूम है उस पर तवज्जो दें, एज वेल एज आपका जो भी स्ट्रक्चर चल रहा है उसको बहुत केयरफुली लेके चलें। जहां पे आपको प्रॉफिट आ रहा हो वहां पे प्रॉफिट लाजमी बुक करें। ऐसा नहीं हो कि आप कहें कि नहीं अभी जो है इसका टीपीट होगा फिर हम मार्केट से निकलेंगे। एज वेल एज एक मुख्तसर सी नजर जो है वो मैं डॉलर के इंडेक्स पे भी डलवाता चलूं, क्योंकि मैंने डॉलर के इंडेक्स का जो चार्ट है वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, T1 का चार्ट। डॉलर इंडेक्स इस टाइम जो है वो एक्सट्रीमली वीक हुआ है। और आप लोगों को याद होगा जब मैंने ये चार्ट जो है वो चैनल में पोस्ट किया था तब मैंने आप लोगों को बाकायदगी से यहाँ पे लिख के ही बताया हुआ है क्रूशियल लेवल फॉर डॉलर इंडेक्स। यही वो वजह है कि गोल्ड भी जो है वो एकदम स्ट्रांग हो गया, यूरो भी स्ट्रांग हो गया। एट दी एंड कहानी इन्होंने जो है वो एकदम डॉलर इंडेक्स पे लिया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि डॉलर इंडेक्स तभी ऑपरेट हो रहा होता है जब मार्केट मेकर्स चाह रहे होते हैं। सो ये सब चीजें जो है ना ये एक जो चार्ट हो गए, चार्टिंग हो, ये सब एक बेसिक चीजें होती हैं। असल गेम जहां से चलनी होती है, जो चली जानी होती है वो चल के ही रहती है। सो मेरी आप लोगों को एडवाइस ये है कि इन चीजों पर नजर जरूर रखें, लेकिन इनके साथ साथ जो है ना मार्केट को थोड़ा सा और समझने की भी कोशिश किया करें। एक ये सपोर्ट एरिया भी डॉलर इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हमें देखने को मिल सकता है अगर मार्केट यहाँ से रिबाउंड होती है। लेट्स सपोज मैं आपको एक छोटी सी चीज समझा देता हूँ कि मार्केट में डॉलर जो है वो इस एरिया से रिबाउंड होता है और मार्केट यहाँ तक भी रिट्रेसमेंट करने जाती है, तो आप लोग कुछ सोच सकते हैं कि मार्केटों में खास तौर पे यूरो, जीबीपी यूएसडी और गोल्ड में क्या सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट इससे डाउन साइड पर निकलेगी फिर तो फर्दर फॉल एक्सपेक्टेड है, लेकिन ऐसा भी मैं जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। और अभी तक के लिए अगर हम स्ट्रक्चर वाइज चलें तो मेरे हिसाब में स्ट्रक्चर जो है वो यही बहुत बेहतरीन किस्म का चल रहा है, क्योंकि अभी इस ट्रेंड लाइन का भी रीटेस्ट होना है और फिर मार्केट जो है फर्दर अपनी डेवलपमेंट देगी। सो गाइस ये थे हमारे गोल्ड के, यूरो यूएसडी के, जीबीपी यूएसडी के, डॉलर इंडेक्स के चार्ट एनालिसिस। उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ। ज्यादा लालच करने वाला वक्त अभी नहीं है, कहीं पे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला करें। सो गाइस अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।